नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री वी नारायण सामी जी। 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके वी नारायण सामी जी इस समय पुदुचेरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। वी नारायण सामी जी प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य और कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। आज हम नारायण सामी जी से तमाम सवालों पर बात करेंगे। नारायण सामी जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। किस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय काम करता है, आपकी क्या भूमिका है? विशेष रूप से आप क्या क्या काम प्रधानमंत्री कार्यालय में देखते हैं बतौर राज्य मंत्री? प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी कोई कोऑर्डिनेशन है, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेशन। दूसरा, अभी हमारा केंद्र सरकार में इतना काम है, उसको प्रधानमंत्री मुझे कुछ काम करने के लिए प्रधानमंत्री मुझे डायरेक्शन दे रहा है, मैं कर रहा हूँ। ये वाला मेरा काम कोऑर्डिनेशन है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन अच्छा मैं अभी करने के लिए अभी 6 महीने में मैंने काम शुरू किया। मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन है ये प्रधानमंत्री कार्यालय में कोऑर्डिनेशन का काम मैं कर रहा हूँ। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री का पद किस रूप में आना चाहिए? जब कोई व्यक्ति पीएम के पद पर है तभी, या फिर जब वो पीएम के पद से हट जाए तब? आपको मालूम है, पहले ये लोकपाल बिल पार्लियामेंट संसद में पास करने के लिए बहुत कोशिश किया। कांग्रेस सरकार ने कोशिश किया, उसके पहले जनता सरकार था, जनता दल सरकार था, उन्होंने कोशिश किया। प्रधानमंत्री का नाम लोकपाल में आने के लिए मैं सरकार के तरफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल व्यू में बोल रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री का नाम लोकपाल के अंदर आने का अच्छा नहीं है। देश चलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री है। इस देश में लोग उनको प्रधानमंत्री बन के देश चलाने के लिए उनको आदेश दिया। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने उन्होंने लोकपाल के अंदर आना अच्छा नहीं है, इस देश को ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का पद लोकपाल के दायरे में ला दिया जाए तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी, जो कामकाज पे किस तरह का असर पड़ेगा? ये सरकार को स्टेबिलिटी नहीं आएगा। अभी कोई आदमी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये फॉल्स कंप्लेंट उन्होंने देगा, लोकपाल में देगा, उसके बाद ये पब्लिसिटी होगा। आज प्रधानमंत्री का स्टेटस, प्रधानमंत्री का पद सबके ऊपर है, उसके लिए ये प्रधानमंत्री का काम करने के लिए दिक्कत होगा। मैसेज ठीक नहीं जाएगा देश में। अभी प्रधानमंत्री का नाम लोकपाल में आने के बाद, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये सरकार के तरफ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये प्रधानमंत्री का काम करने के लिए नुकसान होगा, देश आगे बढ़ाने के लिए नुकसान होगा। आपने व्यक्तिगत राय अपनी जताई, क्या यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद से हट जाए तो उसके बाद उसे लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए कि नहीं? ये चर्चा अभी चल रहा है। हमारा वित्त मंत्री ने, उन्होंने अभी काम शुरू करके अभी कमेटी जीओएम आदरणीय प्रधानमंत्री ने बनाया, ये चल रहा है। प्रधानमंत्री पद से जाने के बाद उनका नाम लाना नहीं लाना, ये अभी चर्चा में है। नए सीबीसी का अपॉइंटमेंट कब तक हो जाएगा? अब तक प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? अभी सीबीसी का अपॉइंटमेंट के बारे में अभी उच्च न्यायालय में उन्होंने उनका जजमेंट दिया, उसका आधार पर उसका प्रोसेस चल रहा है। जल्दी से जल्दी सीबीसी अपॉइंटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री, ये कमेटी है, विपक्ष नेता है, एक मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री निर्णय करेगा, 3 मेंबर कमेटी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय करेगा। पीजे थॉमस की नियुक्ति के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए और हमें यह ध्यान रखना होगा कि आगे से किसी भी अपॉइंटमेंट में इस तरह की गलती रिपीट नहीं हो। हमारा मंत्रालय से पूरा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री का डायरेक्शन, दोनों पालन करके हम अभी नया सीबीसी अपॉइंटमेंट के बारे में पूरा हम ध्यान दे के काम कर रहा हूँ। आजकल बाबा रामदेव ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि प्रधानमंत्री के पद का चुनाव सीधे आम जनता से कराया जाए।
क्या इस तरह की बहस उचित है? ये मुद्दा रेज करने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है। सरकार को बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ कौन कौन सी शिकायतें मिली हैं? अभी कुछ लोग बात किया, अभी खबर आया, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया बाबा रामदेव के बारे में, उनका ट्रस्ट के बारे में। अभी बालकृष्ण के बारे में कुछ खबर आया। ये उन्होंने नेपाली सिटीज़न है, उनके पास 3 पासपोर्ट है, फेक पासपोर्ट है। उसके बारे में विचार से इंक्वायरी करना जरूरी है। पीएमओ कौन कौन सी जांच का आदेश दे सकता है? हमारे तरफ से अब कंप्लेंट आना पड़ेगा। कंप्लेंट आने के बाद पक्का मैं इंक्वायरी करूँगा उसका। तो अभी तक क्या कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है? ना, मेरे तरफ से नहीं आया। मुझे नहीं मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री को आया नहीं आया। 4 जून से ही बाबा रामदेव अनशन पर हैं। पहले रामलीला मैदान में थे, फिर हरिद्वार में हैं। आखिरकार उनका अनशन टूटेगा कैसे? क्या केंद्र सरकार बातचीत की कोई पहल करेगी? सरकार के तरफ उनको जवाब देना दे दिया, उसको पालन करना नहीं करना उनका काम है। हमारे तरफ से उन्होंने 15 कुछ मुद्दा उठाया, उसको सरकार के तरफ जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल में बैठना ठीक नहीं है, ये इलीगल है। सवाल मेरा ये है नारायण स्वामी जी कि क्या बाबा रामदेव का अनशन समाप्त कराने के लिए केंद्र सरकार कोई पहल करेगी या नहीं? हमारा केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश किया, उनको जवाब दिया। उसके बाद उसको अभी हम प्रयास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मतलब कि कोई संभावना नहीं दिखाई देती कि केंद्र सरकार कोई पहल करेगी? केंद्र सरकार ने उन्होंने एक पिटीशन दिया आदरणीय प्रधानमंत्री को, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उसके बाद खत्म हो गया। उन्होंने बताया सरकार ने हमारा डिमांड इतना है, इतना को केंद्र सरकार ने मैक्सिमम एक्सेप्ट किया। उसके बाद भूख हड़ताल में बैठने के लिए, सत्याग्रह बैठने के लिए क्या ज़रूरत है? क्या समूचे प्रकरण को लेकर पार्टी और सरकार में एक राय थी? आपको मालूम है अन्ना हजारे ने सत्याग्रह उन्होंने बैठा यहाँ दिल्ली में। उस टाइम में कुछ लोग बोला ये केंद्रीय सरकार अन्ना हजारे को बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, ये मुद्दा उठाया। अभी ये बाबा रामदेव के बातचीत करने के लिए गया, उनको बात किया। अभी लोग बोल रहा है क्यों उन्होंने गया, ये 2 तरफ खबर आ रहा है। अभी सरकार बहुत कोशिश किया उनको कन्विंस करने के लिए, ये प्रोसेस में गया, उनको रिसीव करने के लिए नहीं गया। एयरपोर्ट में उन्होंने आया, वहाँ से उन्होंने हरिद्वार जा रहा, उसके लिए उनको मिला वहाँ, उनको रिसीव करने के लिए नहीं गया। ये मीडिया क्रिएशन है उसके बारे में। फिर भी ये फेल हो गया। उसके बाद 4 तारीख उन्होंने भूख हड़ताल में बैठ के उन्होंने आंदोलन किया। आपको मालूम है ये 4 तारीख को रामलीला मैदान में भूख हड़ताल में सत्याग्रह में बैठने के लिए उनका परमिशन नहीं है। उन्होंने परमिशन मांगा जंतर मंतर में परमिशन नहीं दिया। उनको शिविर के लिए परमिशन मांगा वहाँ रामलीला मैदान में। अभी पूरा ये बाबा रामदेव का पूरा नाटक है। मेरा अनुमान है, अभी ये कंफर्म हो गया, आरएसएस उनके पीछे है। बीजेपी बाबा रामदेव को आगे बढ़ा के उनका पूरा एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा पूरा उन्होंने खोल के काम कर रहा है। अभी हमारा विपक्ष नेता हरिद्वार गई उनको बाबा रामदेव को मिलने के लिए। कारण क्या है? बीजेपी बाबा रामदेव के पीछे है। अब बाबा रामदेव बीजेपी आरएसएस का अंग हो गया। लेकिन सुषमा स्वराज ने तो ये कहा कि वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, इस वजह से वो गई थी। अभी लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, मुझे मालूम है। फिर भी सुषमा स्वराज जी बीजेपी नेता है, उसके बाद विपक्ष नेता बन गई। अभी बीजेपी पहला है उनको, उसके बाद विपक्ष नेता आई। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये उनका बीजेपी रामदेव को आंदोलन के पीछे है। अब बीजेपी पूरा करप्शन में फंस गया। आपको मालूम है कर्नाटक मुख्यमंत्री, आपको मालूम है अभी येडियुरप्पा के खिलाफ इतना कंप्लेंट आया, वो प्रूव हो गया। उसके बाद उनको हटाने के लिए उनको कोई ताकत नहीं है। करप्शन के बारे में बात करने के लिए बीजेपी को कोई ताकत नहीं है। आपने कहा कि बाबा रामदेव के आंदोलन के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है, लेकिन इस बात का आधार क्या है? क्या अभी अब रामलीला मैदान में पूरा आरएसएस उनके पीछे था, ये आधार है। अभी आदरणीय हमारा विपक्ष नेता ने उन्होंने गई वहाँ हरिद्वार उनको मिलने के लिए, ये आधार है। अभी बीजेपी का एजेंडा हमारा यूपीए सरकार को गिराने के लिए ये उनका एजेंडा है, टू टॉपल आवर यूपीए गवर्नमेंट, एंड दैट इज द कॉन्स्पिरेसी। दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बाय बीजेपी। रामदेव जी ने भी एक और बयान दिया
कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मार खाएंगे भी नहीं, और देश के हर एक जिले से 20 युवक युवतियों की एक सेना बनाएंगे। इस बयान को सरकार किस तरह लेती है? कोई ट्रस्ट को, कोई स्वामी जी को, कोई आदमी को सेना बनाने के लिए अधिकार नहीं है। सरकार को सेना बनाने के लिए अधिकार है। उन्होंने बताया हमारा लोग सरकार के खिलाफ लड़ेगा, आर्म्स लेके लड़ेगा। ये स्टेटमेंट, बाबा रामदेव का स्टेटमेंट एंटी नेशनल है, देश का विरोध है। मैंने उसके बारे में मैंने कल बताया। अब मैं ये मुद्दा, ये उन्होंने बात किया, उसके बारे में उनको उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए गृह मंत्री को मैं बात करूंगा। मैंने कल बात किया गृह मंत्री को। क्या बोला आपने गृह मंत्री को? गृह मंत्री को मैंने बताया ये बाबा रामदेव केंद्रीय सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, आर्म्स लेके लड़ने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मैंने आदरणीय अभी गृह मंत्री को मैंने बताया। गृह मंत्री का नॉलेज में आया। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी जी से यह बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री वी नारायण सामी जी से। 8 जून को अन्ना हजारे जी ने 10 बजे से लेकर 6 बजे तक राजघाट पर अनशन किया था, विरोध किया था रामलीला मैदान की घटना के खिलाफ। अन्ना हजारे जी का बयान आया कि सरकार जिस तरह से राजघाट को पुलिस छावनी में बदल रही है, उससे सरकार जनता को डराना चाह रही है। अन्ना हजारे के मालूम है ये बाबा रामदेव को हंगर स्ट्राइक में, सत्याग्रह में बैठने के लिए वहाँ रामलीला मैदान में परमिशन सरकार ने नहीं दिया। सेक्शन 144 लागू किया उस दिन रात को, 4 तारीख रात को। उसके बाद सब लोग वहाँ से बाहर जाना जरूरी था, बाहर नहीं गया। आपको मालूम है हज़ारों लोग वहाँ मैदान में था। फिर भी अभी उन्होंने बोल रहा है ये 30 लोग के ऊपर कुछ घायल हुआ, उनका इंजरीज हुआ। इतना लोगों को अभी टीयर गैस शेल उन्होंने फायर करके उसके बाद सबको बाहर भेज दिया। कुछ लोग बाहर जाने के लिए उन्होंने रोक दिया, उनको लिफ्ट करके उन्होंने बाहर भेज दिया। ये उन्होंने पुलिस ने दिया, पुलिस फोर्स नहीं यूज़ किया। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ अन्ना हजारे साहब को पूरा क्या हुआ रामलीला मैदान में जानकारी नहीं है, उनको नहीं मालूम है। अन्ना हजारे जी ने तो रामलीला मैदान में जो घटना हुई उसकी तुलना जालियांवाला बाग कांड से कर दी। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। ये स्टेटमेंट आपको मालूम है, उनका स्टेटमेंट अभी अन्ना हजारे साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकपाल पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई है उसकी सिविल सोसाइटी के सदस्यों का यह भी बयान आया है कि राजनीतिक दल अपने भी चंदे का पूरी तरह से हिसाब दें, पारदर्शी हिसाब दें। साथ ही साथ पिछले 5 सालों में जो चुनावी रैलियां की गई हैं उसके भी हिसाब जनता के सामने दें सभी राजनीतिक दल। इस पर क्या कहेंगे? यह अभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। उनका पूरा इनकम टैक्स देख रहा है, इनकम टैक्स उनका अकाउंट्स देख रहा है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में अकाउंट हम भेज रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज भेज रहा हूँ। ये सिविल सोसाइटी लोग उनका क्या इरादा है उसके बारे में बात करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का ये सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा पॉलिटिकल पार्टीज कर रहा है। उनको अभी ये वाला अभी उनका रिटर्न देना, ये देना पूरा का देखने के लिए सरकार का अधिकार है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? अभी रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी जी का बयान आया कि देश एक पारदर्शिता क्रांति के दौर से गुजर रहा है। ऐसा दौर आ चुका है कि
कोई भी सूचनाएं छिपी नहीं रह सकती। ये अभी एंटोनी साहब का स्टेटमेंट है, अभी ट्रांसपेरेंसी के बारे में उन्होंने सही कहा। अभी आपको मालूम है एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमारा तरफ से, हमारा सरकार के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन लागू करके वीरप्पा मोइली जी हमारा अभी मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने उस कमेटी का चेयरमैन था। सरकार के तरफ 1250 रिकमेंडेशन वहाँ ये कमेटी ने सरकार को दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने दिया, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ये उसमें सरकार ने 950 रिकमेंडेशन वो एक्सेप्ट करके लागू किया, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कुछ बाकी है, ये प्रदेश को केंद्र सरकार को दोनों को तालमेल करके करना, उसको हम कर रहा हूँ हमारा मंत्रालय से। अभी ये बिजनेसमैन अभी ट्रांसपेरेंसी के बारे में सरकार बहुत काम कर रहा है। अभी पॉलिटिशियन बारे में आपको मालूम है, अभी पूरा सिस्टम है। लेकिन नारायण सामी जी, आपने प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की, इसका नतीजा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी आपको मालूम है अभी स्पेशल कोर्ट 71 कोर्ट लागू करने के लिए बताया। अभी तक में 54 कोर्ट्स अभी सैंक्शन किया, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अभी आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में पूरा लागू किया स्पेशल कोर्ट। अभी केस है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस है, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस है, ऑफिसर्स के खिलाफ केस है। उसको 1 साल में ख़त्म करने के लिए हम उनको डायरेक्शन दिया। ये तीसरा, केंद्रीय सरकार से हमारा तरफ से कोई आप सारा ऑफिसर लोग, हमारा मंत्रालय से सारा ऑफिसर लोग, उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी पूरा हमारा वेबसाइट में आने के लिए हम डायरेक्शन दिया। अभी काम शुरू किया, बहुत काम हम शुरू करके कर रहा हूँ। फिर भी पब्लिसिटी नहीं है, उसके बारे में लोग बोल रहा है को हम कुछ नहीं किया। हम अभी सरकार के तरफ हम पब्लिसिटी नहीं करेगा। हम अब रिकमेंडेशन आया, रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। पब्लिक डिलीवरी एक्ट की भी बात की जा रही है, क्या राय रखते हैं पब्लिक डिलीवरी एक्ट पर आप? ये पब्लिक डिलीवरी एक्ट के बारे में ये अभी हमारा कानून मंत्रालय से आदरणीय हमारा वीरप्पा मोइली साहब, उन्होंने आज उसको पूरा अभी ये बिल बन के उसके बाद कैबिनेट में आ जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आचार संहिता के अनुपालन के तहत जो है 31 अगस्त तक अपनी परिसंपत्तियां घोषित करने का निर्देश दिया है, साथ ही साथ अपने निकट संबंधियों की भी। साल भर मंत्रिमंडल से मंत्रीगण उनका असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री को पूरा खबर देना जरूरी था। हम साल भर पूरा हम दे रहा हूँ। अभी मैं मंत्री बनने के बाद 3 साल में पूरा कर दिया। ये सिस्टम साल भर हो रहा है। सामान्य करदाता इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उसकी रैंडमली जांच हो जाती है, लेकिन जो राजनीतिक दल अपने चंदे की जानकारी इनकम टैक्स को देते हैं, प्रावधान पूरा करते हैं, इस बात की भी क्या कोई जांच होती है कि वे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने को मिली रकम को इनकम टैक्स में शो करते हैं? नो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। ये आपको मालूम है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा इलेक्शन कमीशन ने अभी प्रॉपर्टी रिटर्न, ये अभी आपको मालूम है इनकम रिटर्न, ये पॉलिटिकल पार्टी वहाँ इलेक्शन कमीशन में देने के लिए प्रोविजन है। दोनों चल रहा है, दोनों उसको मॉनिटर कर रहा है। चुनाव सुधार एक बड़ा मामला है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। भारत निर्वाचन आयोग भी लगातार कोशिश कर रहा है चुनाव सुधार के लिए तमाम कदम उठाने के लिए, लेकिन इसमें संसद और सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार क्या कुछ कर रही है इस दिशा में? ये सरकार के तरफ ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में सरकार के तरफ पूरा क्या क्या रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन किया, उसके बारे में पूरा केंद्र सरकार इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। आपको मालूम है अभी कानून मंत्रालय से हमारा मंत्री वीरप्पा मोइली साहब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए पूरा रीजनल कॉन्फ्रेंस किया। अभी कुछ इलेक्शन रिफॉर्म आने के लिए उन्होंने बहुत काम शुरू किया। अभी सबको, सारा पॉलिटिकल पार्टीज को बातचीत करके उसको आगे लाने के लिए उन्होंने काम कर रहा है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी नारायण सामी जी से बातचीत जारी रहेगी।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी जी से। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? पहले मैंने एनएसयूआई में यूथ कांग्रेस में था, मेरा प्रदेश में पुदुचेरी में। उसके बाद मैं वकील बनने के बाद ट्रेड यूनियन में आया। पुदुचेरी का इंटक का मैं जनरल सेक्रेटरी था। उस टाइम में आदरणीय राजीव गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बन के युवा लोगों का राजीव गांधी जी ने पॉलिटिक्स में लाया। मैंने 1980 में संसद का चुनाव हुआ। उस टाइम हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पुदुचेरी से श्री षणमुगम था। उनको एजेंट बन के मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना, पूरा लोगों को सेवा शुरू किया। ये मेरा पॉलिटिक्स में मैं एंटर करना 1980 में है। जमीनी स्तर से आपने शुरुआत की, अब तक आप किन किन पदों पर रहे हैं? मैं मेरे प्रदेश में एनएसयूआई युवा कांग्रेस, उसके बाद महामंत्री बन के काम किया। उसके बाद मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन के आदरणीय सोनिया जी ने मुझे चांस दिया। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बन के मैंने काम किया। आदरणीय सोनिया जी ने मुझे उसको अपॉर्चुनिटी दिया। मेरा पहला इलेक्शन, मेरा टेस्ट था यहाँ दिल्ली में चुनाव हुआ। आदरणीय शीला दीक्षित जी कांग्रेस अध्यक्ष थी यहाँ दिल्ली में। ये चुनाव में पहली बार 35 साल के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आया। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। अभी उसके बाद कर्नाटक मुझे प्रभारी बनी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष। वहाँ कर्नाटक में हमारा सरकार आया। आंध्र प्रदेश में प्रभारी दिया, वहाँ जीत के आया। उसके बाद मुझे कांग्रेस अध्यक्ष ने हरियाणा को दिया, हरियाणा में सरकार बना। मैं 8-9 प्रदेश को प्रभारी बन के काम किया। अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मैंने फेल हुआ। फिर भी अरुणाचल प्रदेश में मैं प्रभारी था। उस टाइम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बन के मैंने वहाँ हमारा सरकार, कांग्रेस सरकार आने के लिए काम किया। मैंने पुदुचेरी में प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था मैंने। उस टाइम में 2001 में कांग्रेस सरकार डीएमके के खिलाफ, एडीएमके के खिलाफ हमारा कांग्रेस सरकार आया। उसके बाद 2006 में कांग्रेस सरकार आया। ये मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। निश्चित तौर पर पार्टी के संगठनात्मक तौर पर आप काफ़ी सफल रहे हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं आप। पुदुचेरी की, आपके गृह राज्य की बात करेंगे, कुल कितनी आबादी है इस समय और कितने जिले हैं पुदुचेरी में? पुदुचेरी में 4 जिला है, दो रेवेन्यू जिला 2 है। हमारा पॉलिटिकल जिला 4 है। ये छोटा जगह है, 10 लाख पॉपुलेशन है। अब ये बहुत सुंदर जगह है, समुद्र के नाते है। अभी टूरिज्म वहाँ बढ़ रहा है। उसके अलावा अभी वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा प्रदेश में। और दूसरा ये अभी किसानों को वहाँ बहुत काम हो रहा है। अब उसके अलावा हमारा प्रदेश में आपको मालूम है अभी पोर्ट बना, कार्यकाल में पोर्ट बना। 1000 करोड़ रुपया उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी मैं संसद सदस्य बनने के बाद, लोकसभा में आने के बाद, 3 बार राज्यसभा में था। अभी लोकसभा आने के बाद पुदुचेरी का बहुत विकास हो रहा है। अभी यहाँ से पुदुचेरी से ट्रेन यहाँ कलकत्ता जा रहा है, पुदुचेरी से बेंगलुरु ट्रेन जा रहा है, पुदुचेरी से मंगलूर ट्रेन जा रहा है, पुदुचेरी से तिरुवनंतपुरम का ट्रेन अभी शुरू किया। पुदुचेरी से दिल्ली को ट्रेन करने के लिए ये बजट में आदरणीय ममता बनर्जी ने अनाउंसमेंट दिया। अगले साल में पुदुचेरी टू मुंबई हम ट्रेन खोलने के लिए है, ट्रेन लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पुदुचेरी अभी दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता कनेक्ट करने के लिए पूरा मेरा इच्छा है। मैं काम कर रहा हूँ इसको। अभी तक मैं 90% सक्सेस हुआ। इनके अलावा अपने होम स्टेट के डेवलपमेंट के लिए और क्या किन बड़ी योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं? अभी टूरिज्म के बारे में हमारा पूरा केंद्र सरकार से पूरा पैसा ला के वहाँ मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म
और हमारा तरफ से कल्चरल टूरिज़्म डेवलप करने के लिए पांडिचेरी का एक ही अच्छा माहौल है। पांडिचेरी और फ्रेंच कल्चर दोनों है हमारा प्रदेश में। उसको फ्रेंच लोग वहाँ बहुत आता है, विदेश से लोग आता है, अभी केरला से, आंध्रा से, कर्नाटक से बहुत लोग वहाँ आ रहा है। ये पांडिचेरी में टूरिज़्म बढ़ रहा है। उसका कार्यक्रम, उसका पूरा उनको डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहा हूँ। उसके अलावा आईटी सेक्टर के लिए हम पूरा प्रयास करके अभी आईटी सेक्टर से प्राइवेट HCL है, ये सोनी है, पूरा कंपनी वहाँ आके उन्होंने वहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वहाँ शुरू करने के लिए काम शुरू किया। अभी हमारा प्रदेश में ये छोटा जगह 10 लाख पॉपुलेशन में 6 मेडिकल कॉलेज है। वहाँ जिपमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पर एक जिपमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खोला 1964 में। उसके बाद 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। हमारा प्रदेश सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज अभी लास्ट ईयर आदरणीय सोनिया जी आके उद्घाटन किया। वहाँ ये हमारा सरकार मेडिकल कॉलेज में सारा स्टूडेंट्स को फ्री मेडिकल एजुकेशन हमारा प्रदेश में दे रहा हूँ। उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन है। अब हमारा छोटा जगह में 8 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारा प्रदेश में। अब हम पुदुचेरी पूरा देश में केरला के ऊपर जाके हमारा एजुकेशन में हमारा नंबर 1 है पुदुचेरी। पॉलिटिक्स के अलावा अपने कुछ और इंटरेस्ट के बारे में हमें बताइए। सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में अभी आपको मालूम है हमारा प्रदेश छोटा जगह है, वहाँ लोगों को सेवा करना। अब उसके अलावा मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है। वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये मेरा एंटरटेनमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सामी जी, दूरदर्शन से बातचीत के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नारायण सामी जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।